हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीटेट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेशनल वर्ड मतलब वर्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न एनसीईआरटी में दिया गया है ईवीएस में, तो उसको हम लोग करेंगे। ईवीएस आपका 3 से लेकर 5वां तक का ईवीएस, 5th तक का ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। और हम यहाँ पे हम लोग पक्षी से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं आपका एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो चीज़ दिया हुआ है उसी को हम लोग को याद करना है, उसी को हमको पढ़ना भी है और वही चीज़ें हम लोग को जानना भी है। ठीक है, उससे बाहर हम लोग को नहीं कुछ जानना ना कुछ पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी आप लोग को मालूम है नेशनल बर्ड क्या है, तो मोर है। ये नहीं, बूझो और पहचानो, ये कई बार यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का जो है वह राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है हम लोग को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। और मोर जो है जंतु, इसका मोर का अगर हम वैज्ञानिक नाम जाने तो पावो क्रिस्टेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इतना सारा जानकारी जो था आपका इतना सुन लाइन में ही आ गया। तो मेन में जी पावो क्रिस्टेटस किसे कहा जाता है, किसका वैज्ञानिक नाम है, इस तरीका से पूछा गया है प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब कब उसको स्वीकार किया गया, ये प्रश्न पूछा जा गया है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप भले ही आपको टॉपिक ये हल्का लग रहा हो, लेकिन दोस्तों इसको हल्का में नहीं लेना है। चलिए, नंबर बढ़ाना है तो आपको इस बार। चलिए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बसंत गौरी। नहीं, इसको बारबेट इंग्लिश में कहते हैं। तो बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती है रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखिए, एक्चुअली आप देखे होंगे कुछ लोग इनको अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं, अलग अलग अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने ज़िलों में आप लोग जानते होंगे। कुछ लोग इसको कटखोदनी भी कहते हैं, कटफोड़वा भी कहते हैं। तो अलग अलग, तो ये देखते होंगे कि आप यहाँ पे देखिए एक तरह का पक्षी है। नहीं, एक देखिए यहाँ पे कटफोड़वा भी है और एक आपको ये देखिए। तो ये टुक टुक करके जो है अपना जो है गर्मियों में ये तने के पेड़ में जो है ये छेद बनाती है और उसमें अंडे देती है और बच्चा उसमें तैयार करती है। और ये कठफोड़वा आपका है, जिसका माथा पे देखिएगा थोड़ा सा रंगीन का कलर होता है ऊपर में। ठीक है, तो कठफोड़वा उसको कहते हैं। तो बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में भी यह भी घोंसला बनाता है। तो बसंत गौरी क्या हो गया? बारबेट हो गया, ये आपका बसंत गौरी हो गया ये। और आपका जो कठफोड़वा है, वुड पीकर जिसको कहते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। शक्कर खोरा सूर्य पक्षी, नहीं सनबर्ड इसको कहते हैं, सनबर्ड। शक्कर खोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला, नहीं लटकता हुआ घोंसला से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप पिछला बार सीटेट दिए होंगे 2000 दिसंबर 2021 वाला, तो पूछा गया है कई बार, लटकता हुआ घोंसला कौन पक्षी बनाता है? तो सूर्य पक्षी, सनबर्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो छोटे मोटे झाड़ियाँ से ये बड़ा अच्छा एकदम मतलब बनाती है। दर्जी टेलर टाइप का एक होता है। ठीक है, दर्जी टेलर का आप लोग नाम सुने होंगे, काफ़ी अच्छे से भी वो भी बनाता है। तो इसका घोंसला जो है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, नुकीले और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। देखिए, मतलब इतना सारा चीज़ ये मिलाकर ये जो है सूर्य पक्षी, सनबर्ड, शक्करखोरा ये बनाता है, अपना घोंसला को तैयार करता है। तो ये कभी कभी ये भी पूछा गया है कि क्या क्या चीज़ों से ये अपना घोंसला तैयार करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पक्षी से रिलेटेड। चलिए अब हम आते हैं वैसे पक्षी के बारे में जो अब देखने को नहीं मिलता है हमारे आसपास। ठीक है, बच्चे लोग भी नहीं देख पाते, हम लोग भी नहीं देख पाते। अब तो गीदबाज जो है चील काफ़ी कम ही मात्रा में बच गया, मतलब ये रेड डाटा में चला गया है एक तरीक़ा से। ठीक है, रेड बुक में चला गया है एक तरीक़ा से। ठीक है, मतलब विलुप्त के कगार के ये आ गया है। क्यों विलुप्त हो रहा है? क्योंकि आप लोग मालूम है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हर जगह देखिए, सब्जियों में, खाद्यान्नों में, हर जगह फसलों में हो रहा है, जिसके चलते जानवर उसको खाते हैं और जानवर उस मरा हुआ उसको खाता है, तो उसके चलते ये भी मर रहा है। ठीक है, तो चील, बाज और गिद्ध, इससे प्रश्न रहता ही रहता है। चील, बाज, गिद्ध का खासियत क्या है? ये हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। ठीक है, हमसे 4 गुना। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग 100 मीटर देख सकते हैं, तो ये 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। मतलब हम मानने कह रहे हैं, अभी हम लोग 100 मीटर ही ज़्यादा ही देख लेते हैं। तो चील की पूंछ जो है खाँचे वाली होती है। आप देखे होंगे जो चील होता है उसका पूंछ जो है एक तरह का खाँचा बना हुआ होता है। ठीक है,
तो गिद्ध की बात करें तो ये मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह को साफ कर देता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तो ये लोग मरे ही चीज़ों को खाते हैं कि जो गिद्ध आपका है, ठीक है, गिद्ध आप देखे होंगे, ये गिद्ध है, ठीक है। बाज तो खैर शिकार करता है, आप लोग को मालूम होगा। चलिए, ज़मीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर ही दिखाई दे रहे थे। देखिए चील का क्या खासियत है कि वो 2 किलोमीटर दूरी से ही देख लेता है अपना शिकार को, और आज बहुत तेज़ में आता है, झपटा मार के निकल जाता है, समझ रहे हैं। तो काफ़ी इसको शिकारी पक्षी कहा जाता है और काफ़ी अच्छा दूर भी देख लेता है। चलिए, अब हम बात करते हैं दर्जन चिड़िया, टेलर। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था दर्जन चिड़िया के बारे में। एक दर्जन चिड़िया होती है जो एकदम टेलरिंग का काम करती है। दर्जन चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को भी सी लेती है। मतलब जिस तरह से टेलर कपड़े को सी लेते हैं ना, उसी तरीके से ये अपने घोंसले को सी लेती है और एक थैली के आकार में उसमें अंडे देती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दर्जन चिड़िया से भी प्रश्न पूछा गया है। वीवर पक्षी की अगर हम बात करें तो वीवर बर्ड, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि मादा वीवर जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, क्या करती है, देखभाल करती है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली होता क्या है वीवर पक्षी में कि नर लोग जो है, नर वीवर पक्षी जो होंगे वो घोंसला बनाते हैं और मादा जो होती है उसमें अंडे देने का काम करती है, ठीक है, और देखभाल करती है। तो जो घोंसला सबसे ज़्यादा उसको पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। जैसे क्या होता है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि मेल जो वर्ग होता है, जो वीवर पक्षी में जो नर होगा वह क्या करता है, घोंसला बनाता है और सारे नर मिलकर घोंसला बनाते हैं, और जिस मादा वीवर को पसंद आ गया जो घोंसला, उसमें जाकर वो अपना अंडा देती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, लॉजिकल हमको वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगा कि यहाँ पे सिलेक्शन इसके पास है, मनपसंद घोंसला मिलता है बना के, तो अच्छा लगा। फाख्ता आप लोग देखते होंगे कि चलिए और भी कुछ बातें हैं। तो फाख्ता, तो डॉब पक्षी जो है यह फाख्ता कैक्टस कांटे के बीच या मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाख्ता पक्षी जो है कांटों के बीच में अंडा कौन पक्षी देता है। तो कांटों के बीच में या कैक्टस के बीच में या मेहंदी के मेड़ पर ये फाख्ता पक्षी है, फाख्ता डॉब, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले, अब आते हैं हम उल्लू। देखिए उल्लू से प्रश्न इस बार पूछा गया था 2021, पिछला वाला जो सीटेट हुआ उसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है उल्लू को समझना और पढ़ना भी, क्योंकि उल्लू ऐसा एक पक्षी है जो 360 डिग्री अपना गर्दन को घुमा सकता है। कितना डिग्री, 360, चारों तरफ, वो पीछे तक, पूरा आगे पीछे सगरों घुमा सकता है वो, ठीक है। तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन भी कर लेंगे, मैना उल्लू में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसकी आंखें जो होती है वो मानवों की तरह होती है। उल्लू की जो आंखें हैं वह हमारा ह्यूमन आइज़ की तरह ही इसका भी आंखें होती है, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत क्या होता है, ये रात में जो है ये काफ़ी अच्छी तरीक़ा से देख सकता है रात में। मतलब रात में इसका जो देखने का जो क्षमता है वो मनुष्य के कई गुना ज़्यादा है मनुष्य के आँखों से। मनुष्य तो आँखों से रात में देख ही नहीं सकता, कुछ कुछ हल्का फुल्का देख पाता है, ठीक है। तो मैना जो अगर हम बात करें मैना, तो मैना से भी प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मैना से बना है। झटके से गर्दन कौन पक्षी घुमा सकता है, ये आपको तो ध्यान ही होगा। तो झटके वाला जो पक्षी है वो मैना ही है, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा और उल्लू और मैना के बीच में। चलिए नेक्स्ट हम आप चले तो कलचिड़ी, इंडियन रोबिन्स, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। मैंने खुद 3 बार सीटेट दिया है, तीनों बार पास किया है, तो मुझे मालूम है कितने, इस बार फिर मैं दूंगा तो 4 बार हो जाएगा। चलिए, तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जो कलचिड़ियाँ होती है, इंडियन रोबिन जो पक्षी होती है, वो पत्थरों के बीच में अंडे देती है या घोंसला बनाती है, ठीक है। और उस इनके घोंसलों में पौधों को नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है और इनकी चोंच के अंदर से लाल होती है। इनकी चोंच जो है अंदर से क्या होती है, लाल होती है। तो ये पक्षी कलचिड़ी जो है, इंडियन रोबिन्स जो है, यह पत्थरों के बीच में अंडे देती है, ठीक है। रोड साइड भी दे देती है पत्थरों के बीच में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रोड साइड में या पत्थरों के बीच में ये अपना अंडा देती है और वहाँ से नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, राई ये सब बिछाकर छोटे छोटे बनाकर वो घोंसला बनाकर वो अंडा दे देती है। तो ये क्रो के बारे में बात करें, कौवे के बारे में, तो कौवा भी काफ़ी से भी प्रश्न रहा है। कौवे की घोंसले में जो है लोहे के तार
और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें मिलती है। ये पूछा गया है प्रश्न प्रीवियस ईयर में कि लोहे के तार का प्रयोग कौन सा पक्षी करता है घोंसले बनाने के लिए, तो वो कौवा है। कौन है? कौवा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और भी चलते हम जानते हैं कौवे के बारे में। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो है ऐसा पक्षी है जो काफ़ी ऊंचाई पर जाके अपना घोंसला तैयार करता है, क्योंकि इसको जो है मालूम है कि ये कोई मेरा बच्चा को ना लेके भाग जाए। ठीक है, कोयल जो है अपनी घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो है क्या करती है? अपनी घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है और वह जो है दूसरे के घोंसले में अंडे दे देती, तो वह कोयल है। ठीक है, कोयल से प्रश्न पूछा गया है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेक लेता है। सेकने का मतलब सेकता है, मतलब उसको देखभाल कर लेता है, और उसको जब मालूम नहीं चलता है कि ये हमारा बच्चा है कि कोयल का बच्चा है, दोनों में फ़र्क नहीं समझ पाता है, और वो इसलिए वो कन्फ्यूजन में उसको भी पाल लेता है। ठीक है, कि अपना ही बच्चा है। तो इस तरीक़ा से आप कौवा और कोयल के बीच से प्रश्न पूछा गया है कई बार। चलिए नेक्स्ट हम चले तो स्पैरो, गौरैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरैया आज के समय में भी आपको देखने को कम मिलता होगा, लेकिन बहुत जगह तो दिख रहा है। इसके लिए कई बार कैंपेन भी चल रहा है हमारे राज्य में, बिहार राज्य में, गौरैया संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने घरों में भी इसको संरक्षण दें, पानी के बूंदे, दाने, आयन, इस तरह का या घोंसला बना के रखें। गौरैया फिर से वापस आ जाएगी चहचहाने आपके घरों में। तो गौरैया जो है वह अलमारी के ऊपर देखे होंगे, आईने के पीछे, या जहाँ इसको ऊपर मतलब ऊंचे में ही घोंसला बनाती है, या आपका जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर, वहाँ पे भी दे देती है। तो वहाँ पे अंडे ये देती है। एक्चुअली गौरैया जो है यह दिल्ली का जो है ये एक तरीका का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, समान रूप से दिल्ली में दिखाई देता है, तो दिल्ली का ये राजकीय पक्षी भी इसको कहा जाता है। गौरैया को क्या कहा जाता है? राजकीय पक्षी। कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है, तो दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। परंतु इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो एक विशेष दिन का मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। ठीक है, शहरीकरण के कारण जो है ये पक्षी अब दुर्बल हो गई, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो ताड़ है, रोड है, पेड़ का कटिंग हो गया कहीं सारे जगह, तो कहीं ना कहीं ये पक्षी जो है इसलिए शायद 20 मार्च की 23 मार्च को जो है, हाँ 23 मार्च को गौरैया, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। इस दिन जो है इसको जागरूकता के लिए, इसको संरक्षण के लिए 23 मार्च को पूरे दुनिया में गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कबूतर पर। तो कबूतर पूरे मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। आप लोग को मालूम होगा कि कबूतर भी, ये आप देखे होंगे पुराने खंडहर में, छोड़ा हुआ घर जहाँ कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे घोंसला आसानी से बना लेता है। ठीक है, तो कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ये सब ऐसे हैं, पक्षी भी है और जीव जंतु भी है, तो ये होते हैं जो मौका देखते ही अंडे को चुरा लेते हैं और घोंसला भी तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पक्षियों के चोंच के ऊपर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पक्षियों के चोंच में आपको मांस चीरने फाड़ने के लिए किस तरीका का चोंच दिया गया है, कौन सा पक्षी को, लकड़ी को छेद करने के लिए अलग अलग है, फूलों को रस चूसने के लिए, काटने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, जैसे बत्तख उत्तक में देखते होंगे आप, हंस में कैसे वो पानी दूध को अलग करके पी लेता है, बत्तख को देखते हुए कीचड़ में भी वह जो है कैसे अपना कीड़े मकोड़े को खा लेता है। तो इस तरीक़ा से हम आगे चलते हैं। देखिए, तो बाज, चील और गिद्ध जैसे जो मांसाहारी पक्षी हैं उनकी चोंच जो है छोटी हुक की तरह मुड़ी होती है। क्या होती है? छोटी हुक की तरह, समझ रहे हैं? छोटी हुक की तरह मुड़ी होती है, जो बाज और गिद्ध होंगे, क्योंकि ये मांसाहारी हैं। तोते को घुमावदार चोंच चाहिए, क्योंकि ये फल कूदना है, फल कूदरेगा मतलब इसको काटने के लिए। ठीक है, बीजों को तोड़ने के लिए। कबूतर, गौरैया आदि को जो है चोंच वह छोटी चौड़ी होती है, छोटी और चौड़ी होती है और मजबूत होती है। ऐसी चोंच को अनाज के दाने तोड़ने के लिए होती है। ठीक है, मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों को चोंच लंबी और पतली और नुकीली होती है, मुड़ी हुई होती है। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि इस तरीक़ा का जो आपको दिखता होगा, ये देखिए कीचड़ के लिए, बीजों को दबा कर तोड़ने के लिए, काटने के लिए, फूलों को रस चूसने के लिए, तो अलग अलग पक्षियों में इस तरीक़ा का डिवीज़न किया गया है चोंच का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मछली पकड़ने वाली जो चिड़िया होती है, जैसे सारस, बगुला आदि, इसका भी चोंच लंबी और पतली सुई जैसी होती है। आप देखे होंगे,
तो ये सब का चोंच से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कुछ पक्षियों की चोंच में देखते होंगे फिल्ट्रेशन का सिस्टम का काम करता है। फिल्ट्रेशन प्रणाली मतलब एक तरह का निस्पंदन का काम करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो बत्तख है, हंस है, ऐसे पक्षी आसपास जो आप देखे होंगे जो पानी में रहते हैं और अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, उसे या छान लेते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करें तो पक्षियों के पंजे के बारे में बात करें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि पानी में तैरने वाले पक्षियों के जो पंजे हैं वो झिल्लीदार होते हैं। तो ये पूछा गया है झिल्लीदार वाले कि कौन सा पक्षी का जो झिल्लीदार होते हैं पैर। तो ये हमारा होता है बत्तख, राजहंस, पेल्किन पक्षी के तौर पर पैर इनका जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो झिल्लीदार होता है। ये कीचड़ में नहीं डूबते हैं, पानी में नहीं डूबते हैं इसके कारण। ठीक है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां होती है, ठीक है, ये देख रहे होंगे 3 उंगलियां, पीछे 1 उंगली होती है और ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। गौरैया में भी आप देखे होंगे, गौरैया को देखिए 3 आगे होता है, 1 पीछे होता है। तो इसको पकड़ने में ताड़ उड़ पर देखते होंगे बैठ जाती है, आसानी से फंसा कर लॉक कर लेती है। तो ये गौरैया के बारे में था। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का। ठीक है, आगे की ओर वाला। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो वह हमारा है जिन पक्षियों की टांगे, आप लोग देखे होंगे पैरों की उंगलियां लंबी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे बगुला का देखे होंगे। तो ये पानी के किनारे में आसानी से पक्षी जो है चल फिर लेता है और पानी में जाकर मछलियों को भी शिकार कर लेता है। तो इसको जैसे कि क्रेन है, सारस है, बगुला है, ये सब पक्षी में लंबे पैर वाली टांग होती है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देखे होंगे कई बार। ऐसा मजबूत पंजा जो है वह थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, जो शिकार करने में मदद करता है। ये देखे होंगे बाज, उसको आप देखे होंगे पैर, चील, गिद्ध और उल्लू के पैर ऐसा ही होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। अब चलिए आगे हम बात करें एनसीईआरटी पॉइंट कुछ यहाँ पे है पक्षी के बारे में, ये भी आपको जानना चाहिए। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी केवल क्या करते हैं, अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन और पानी में, ठीक है, पेड़ों पर, जमीन पर या पानी में चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अधिकतर पक्षी आप देखे होंगे कि जो उनका हम लोग का देखिए आँख जो है वो क्या है, सिर के नीचे ही आँख हम लोग का है। लेकिन पक्षियों में क्या होता है कि आप सिर के दोनों तरफ उनका आँख होता है। देखे होंगे आप, इधर भी दाएं भी देख सकता है, बाएं भी, लेकिन उसको देखने के लिए दाएं बाएं गर्दन घुमाना होगा। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या होगा, पुतलियों को घुमाना होगा। पुतली घुमा के हम दाएं बाएं देख सकते हैं आसानी से। लेकिन पक्षी लोग में ऐसा नहीं होता है, वो गर्दन घुमाते हैं क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो है घुमावदार नहीं होती है। ठीक है, वह एक जगह, हम लोग क्या करेंगे एक जगह पे एक ही बार फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे फोकस कर सकते हैं, दोनों तरफ फोकस कर सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से एक पक्षी जो है 2 अलग अलग चीज़ों के साथ एक बार देख सकता है। ठीक है, यानी उस पर नज़र डाल लेता है, अलग अलग चीज़ों पर भी वो नज़र केंद्रित कर सकता है, उनको देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सामने देखने में इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। हम लोग का क्या होगा कि अगर आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देखने के समय आप डायरेक्ट टीवी भी नहीं देख पाएंगे, कोई एक ही जगह फोकस कर पाइएगा आँखों को। चलिए आगे हम बात करें तो वह हमारा है कि पक्षियाँ जो है अपनी पुतली पक्षी की जो है पुतली वो घूम नहीं सकती हैं, वो अपने गर्दन को घुमाकर आसपास देखने करती है। ज़्यादातर पक्षियाँ ऐसे ही होती है, तो गर्दन वो घुमाकर ही पक्षी इधर उधर देख पाते हैं, हमारे जैसा नहीं कि पुतलियाँ घुमा ले सकते हैं। तो पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करता है और उन्हें गर्माहट भी देता है, और नए पंख आते हैं तो उन्हें पुराने झड़ने लगते हैं। ये सब जानना चाहिए आपको। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान के छेद, आप देखे होंगे कभी पक्षियों को गौर से अगर आप पकड़े होंगे या पालते उलते होंगे तो उनके जो है उनके सिर के दोनों तरफ देखेंगे छोटा छोटा एक छेद होता है। तोता मैना में भी आप देखे होंगे, जो पंखों से ढके रहते हैं, पक्षी इन्हीं की मदद से सुन लेता है, मतलब इनके पास कान होते हैं। चलिए, तो ये था पक्षी के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा तो शेयर भी करिए दोस्तों के साथ और लाइक भी करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ 4-5 नंबर ज़रूर आपका बढ़ेगा। इस तरीक़ा से आप रिवीजन करते चलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे पढ़ने से। ठीक है, तो ये एक तरह का रिवीजन कोर्स है, ये एक तरह का रिवीजन हमारा हो रहा है और साथ में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा हम है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं और
प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।